जहानाबाद के एक साधारण परिवार की 17 साल की एक बच्ची अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए अपने जहानाबाद शहर को छोड़ पटना आती है। परिवार बड़ी खुशी से उस बच्ची को पटना आकर इसलिए नामांकन कराते हैं ताकि वो नीट की एग्जाम को क्वालिफाई करेगी और किसी सरकारी हॉस्पिटल या कॉलेज में उसका नामांकन हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई कितनी महंगी होती है और एक साधारण परिवार उतना फीस नहीं दे सकता है। इस सपने को पूरा करने के लिए पूरा परिवार उस बच्ची के साथ पटना आता है और उसे भरोसे के साथ एक हॉस्टल में उसके रहने खाने की व्यवस्था कर दी जाती है। साथ ही एक कोचिंग में उसका नामांकन करा दिया जाता है और जिस साल वो पटना आती है उसी साल वो नीट की पहली अटेम्प्ट देने के लिए 2025 में एग्जाम में बैठती है। एग्जाम में बैठने के बाद उस बच्ची का जो अंक आता है वो 375 अंक आता है। 375 अंक आने के बाद वो थोड़ी निराश होती है, लेकिन जब अपने परिवारजन से बात करती है तो परिवारजन को ये भरोसा देती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस बार तैयारी बहुत अच्छी करूंगी और निश्चित तौर पर डॉक्टर बनकर ही लौटूंगी। लेकिन उस बच्ची को क्या पता था कि जिस शहर में वो अपने सपने को पूरा करने आई थी, अपने परिवार के सपने को पूरा करने आई है, उस सपने में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो उसकी ना सिर्फ सपनों से खेल जाएंगे बल्कि उसकी पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। इस पूरी घटना को अगर देखेंगे तो इसके पहले ये सब कुछ बड़ा एक आम तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक 2025 के बाद जैसे ही 2026 आता है, नए साल की तैयारियां यानी कि नए साल का जो जश्न का जो माहौल है वो अभी ठीक से थमा भी नहीं था। तब तक 6 तारीख यानी कि 5 जनवरी को ये खबर आती है कि एक लड़की बेहोश है और उसे लेकर उस हॉस्टल की वार्डन, जिसका नाम नीलम बताया जाता है, सहजानंद हॉस्पिटल पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब वहां के डॉक्टर उसकी गंभीर हालत को देखते हैं तो इलाज करने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि इसे कुछ और ज़्यादा अच्छे इलाज की ज़रूरत है, इसलिए आप कहीं और इसे लेकर जाइए। फिर वो वार्डन वहाँ से उस बच्ची को लेकर डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल आने के बाद उसे वहाँ एडमिट कर लिया जाता है और उसके बाद उसके परिजन भी वहाँ एक एक करके पहुँचने लगते हैं। जाँच शुरू होती है और जाँच के बाद अचानक 12 तारीख को खबर आता है कि उस लड़की की, उस बच्ची की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अचानक से हॉस्पिटल प्रशासन जो है एक जानकारी जो है पुलिस को देती है और पुलिस को जानकारी देकर यह बताती है कि उसने आत्महत्या की है और उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। उसके बाद उसी बयान के आधार पे, उसी हॉस्पिटल के बयान के आधार पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो है वो प्रेस में आकर ये खबर दे देते हैं कि जिस लड़की की वहां पे मृत्यु हुई है हॉस्पिटल में, उसने आत्महत्या की है और उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया गया था। इस बयान के बाद जब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में चौंकाने वाली खबर निकल के आती है। पोस्टमार्टम में ये साफ संदेश लिखा जाता है कि उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार होने की घटना को से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये साफ संदेश आता है, साफ ये देखा जा सकता है कि उसके साथ इस प्रकार की घटना जरूर हुई है। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस खबर के बाद पुलिस प्रशासन है उस पर सवाल उठने लगते हैं। सबको इस बात का शक हो जाता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन मिला हुआ है। जब इस बात की गहनता से जांच की जाती है तो पता चलता है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने ही ऐसी जो खबर है वो पटना एसएसपी तक पहुंचाई थी और उसी के आधार पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने ये बयान दिया है। अब बात आती है कि जब इतनी बड़ी बात थी तो एक बार क्या एसएसपी को इस बात की पुष्टि नहीं कर लेनी चाहिए थी या फिर कम से कम पोस्टमार्टम तक इंतजार नहीं कर लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके आपने अपना जो बयान है वो दिया, इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जा रही, लेकिन जांच तो विशेष रूप से करनी चाहिए। एक और सवाल यहाँ पे आता है कि लड़की की जो मामी है वो ये कहती है कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंची थी तो हॉस्टल की जो वार्डन थी जिसका नाम नीलम था वो बार बार ये कह रही थी कि आप लोग केस वापस ले लीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे। उसके बाद वो परिवारजन जो है वो वहां के एसएचओ को फोन करते हैं, थाने में फोन करते हैं चित्रगुप्त को। वहां से एक महिला जो पुलिस ऑफिसर है वो आती है और उसके सामने, परिवारजन के सामने उस नीलम को एक थप्पड़ लगाते भी हैं और परिवारजन ये आरोप लगाते हैं कि शायद वो दिखाने के लिए भी उनको थप्पड़ मारा गया है। लेकिन उनको शक है कि प्रशासन जो है पूरी तरह से मिला हुआ है और हॉस्पिटल प्रशासन भी पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद रिपोर्ट जब पोस्टमार्टम की आती है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि उसके साथ इस तरह के घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अब
इसके बाद जांच आगे बढ़ती है, लेकिन जांच में अचानक से हॉस्टल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जांच और आगे बढ़ती है और फिर अब कुछ लोग मिलकर इस पूरे उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कारगिल चौक पे यानी कि पटना में कैंडल मार्च निकालते हैं और कैंडल मार्च निकालकर उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं। लेकिन पटना पुलिस उन लोगों पे लाठी चार्ज करती है और बड़े ही बर्बरता से उन लोगों को मारा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो लोग आवाज न उठाए। सवाल यह है साहब कि अगर आपने अपना अच्छा काम नहीं किया तो लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो उसमें मारने की उनको क्या जरूरत थी? वो तो कैंडल मार्च ही निकाल रहे हैं, वो इस बात का आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सही से जांच कीजिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, आपने ही संदेह वाला काम किया है, तो उसी आधार पर लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर सवाल वहां से आगे बढ़ जाता है और अब बात आती है कि अब पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा एक मैसेज आया है कि अब उस जांच से पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को हटा लिया गया है और वो पूरा जांच जो है यहाँ आईजी जो है उनको दे दिया गया है। आईजी ने एसआईटी टीम की गठन कर दी है और एसआईटी टीम इस पूरे मामले पे जांच कर रही है। परिवार जो है इस अभी भी भरोसे में है कि उसे न्याय मिलेगा और वो सभी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जब से यहाँ पे होम मिनिस्टर बने हैं तब से सबको उम्मीद थी कि बिहार में अपराध पे लगाम लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि न सिर्फ इस लड़की के साथ बल्कि इसके कुछ दिनों की घटनाक्रम की बात करें तो हाल के दिनों में आपने देखा कि छपरा में कैसे एक बहुत ही कम उम्र की लड़की जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, उसकी जो लाश है वो छपरा रेलवे स्टेशन के बाद बगल में पटरी पर मिली थी। उसके बाद कैसे लीपापोती करने की कोशिश की गई, उसका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा था, तब छपरा के जो एसएसपी थे उस समय कुमार आशीष, वो अपनी दखलंदाजी करके उसका एफआईआर दर्ज कराते हैं और फिर रेलवे थाने में एफआईआर दर्ज होता है और बाद में बयान आता है कि उसमें अभी किसी की जो संदेह वो आत्महत्या ही दिखाया जाता है, ये नहीं कहा जाता है कि, जबकि परिवारजन का साफ साफ आरोप वहां पे भी था कि जो हॉस्पिटल संचालक जो डॉक्टर थे उनके माध्यम से ही उनके जानकारी में ये सारा घटनाक्रम है और उसे मारा गया है, बल्कि वो आत्महत्या नहीं की है। अब इसमें भी कई सवाल उठे। उसके बाद एक और घटना पूर्णिया की बात कर ले। पूर्णिया में भी एक महिला के साथ इसी प्रकार की घटना हुई, उसके साथ रेप जैसी घटना की गई। उसके बाद हाल के दिनों में अभी 3-4 दिन पहले ही करीब छपरा के ही अमनौर में एक 11 साल के बच्चे की लाश मिली है, जो 7 बहनों में एक अकेला भाई था। उसकी मात्र उम्र 11 साल थी और जब वो लापता हुआ तो उसके बाद वहां पे पुलिस को जाकर के थाने में लोगों ने, वहां पे उसके परिजन ने सूचना दी। सूचना देने के बाद जो प्रशासन का जो रवैया रहा वो बेहद निराधार रहा। उन्होंने ठीक से जांच नहीं की और अचानक पता चलता है कि उस बच्चे की जो लाश है वो किसी खेत में पड़ी हुई है और उसके बाद वो लाश मिलने के बाद पूरा बवाल मचता है और उसमें पूरी तरह से, तो इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि बिहार में अपराध जो है वो अब फिर से चरम पे है और पटना में इस लड़की के साथ जो घटना घटी है वो अपने आप में बेहद संवेदनशील है और अगर लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो लोगों को आवाज उठाना भी चाहिए, क्योंकि आज अगर लोग चुप होंगे तो यह घटना जिस तरीके से उस परिवार की बच्ची के साथ हुआ है, ऐसी घटना किसी के साथ भी घट सकती है। इसलिए ऐसे मौके पे चुप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और आपसे भी निवेदन है कि सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले, उसे सच्ची श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं, तो आप भी आवाज उठाइए। आप जहां से भी हैं आप अपने विचार, अपने जो बात है उसे सोशल मीडिया पे रखिए ताकि प्रशासन पे इसका दबाव बने और इस जांच को सही दिशा मिले और सही जो इसका गुनहगार है उस तक जो है जो कानून का हाथ जो है वहां तक पहुंचे। क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ये मामला ऐसे ही कई घटनाओं की तरह दब जाएगा। और अब सवाल उस हॉस्पिटल से भी होना चाहिए कि आखिर हॉस्पिटल किसके दबाव में आकर गलत रिपोर्ट प्रशासन को दिया, आखिर किसके दबाव में आकर उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जो कि सेक्सुअल की तरह, हरासमेंट की तरह दिखता हो। आखिर क्यों इतनी बड़ी चीजों को हॉस्पिटल छिपा रहा है, जिस हॉस्पिटल का नाम है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, आखिर क्यों इस पूरे घटनाक्रम में जवाब नहीं दे रहा हॉस्पिटल और क्यों छिपाया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है अभी खड़ा है और कई तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और साथ ही अगर ये वीडियो आपको लगता है कि ये आवाज और मुहिम तेज होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।